और यूरोप में रहने वाले लोग या पूरे देश में रहने वाले लोग, यदि कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक विचार सोचता है तो हम लोग इसे कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी 1789 ईस्वी में। उस समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 18वां था। देखिए, ये उसके पहले था तो बुर्बोराज वंश था, बुर्बोराज वंश था। लेकिन जब 1789 ईस्वी में उत्पन्न होना तो उस समय लुई 16वां था, लुई 16वां था जब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। समझ गए? ये कहां से हुआ था भाई? तो कि फ्रांस से हुआ था। फराक फारने से, याद कीजिएगा, फराक फारने से कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। उस समय इसका श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है ना, बोनापार्ट को जाता है। बोनापार्ट जो है इसकी काम किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी की शासन समाप्त करके अपनी राजगद्दी को संभाल लिया था। मतलब राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का श्रेय सबसे ज्यादा किसको जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपुल से दूध पिलाएंगे और बोने बोने पाटे पाट कर देंगे, जिसका नाम पड़ेगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये अब राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया। कैसे झंडा लगाया जाए, कैसे लोगों को एकत्रित किया जाए, कैसे लोगों की सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उस समय जो था वो राष्ट्रीयता चेतना, राष्ट्रीयता, एकता या पारिवारिक एकता या सामाजिक एकता, मैंने एकता नहीं थी, है ना, एकता नहीं थी। और यही एकता नहीं रहने के कारण जो है हमारे जो गवर्नमेंट थी, वो सरकार थी, और हमारे जो राजतंत्र था वो राजतंत्र हम पे राजतंत्र राजा का अपना हुकूमत चलता था। हम लोग में यूनिटी नहीं थी, हम लोग उसकी चीज को विश्वास नहीं किया करते थे। समझ गए? अब इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने एक रोमानीवाद को इंग्लिश में हम लोग रोमांटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांटिज्म कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए संगीत का सहारा लेता है, रोमानीवाद को इंग्लिश में रोमांटिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है संगीतमय होता है। संगीतमय मतलब कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए संगीत का सहारा लेता है तो इस व्यक्ति को हम लोग इस शब्द को हम लोग रूमानीवाद कहते हैं। रूमानीवाद कहा जाता है, रूमानीवाद। अब इसके बाद अगर की बात आता है तो इससे शब्द हम लोग निकलते हैं उदारवाद, है ना, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लातीन भाषा के शब्द, है ना, लातीन भाषा के शब्द लीवर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आजाद, है ना, लीवर से हुआ है जिसका अर्थ होता है कोई आजाद। यदि कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता के बारे में, आजादी के बारे में विचार प्रस्तुत करता है, सोचता है, तो इस व्यक्ति को हम लोग उदारवादी कहते हैं और इस प्रक्रिया को उदारवाद कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बाबू रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद जो है, रूढ़िवाद कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध, विचार के विरुद्ध युद्ध करता है, किसी पराजित करने के लिए कोई सोचता है, गिराने के लिए सोचता है, तो यह रूढ़िवादी कहलाता है और इस प्रक्रिया को रूढ़िवाद कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने के लिए ये सारे देश को सब एक साथ जुड़ना चाहा और बोला कि मतलब मिल करके हम इसका विरोध करें और हराएं नेपोलियन बोनापार्ट को, ताकि हमारे चारों तरफ जो है राजतंत्र का शासन चलता रहे। अब यहाँ से बनता है आगे की ओर, जैसे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, तो अब चले आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी क्रांतियां हैं। क्रांतियां होने के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट को रूढ़िवाद की सहायता से नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया गया, तो पराजित करने के बाद जानते हैं वियना सम्मेलन के द्वारा जो है पराजित किया गया। तब जाकर के यहाँ का जो राजा बने थे ना, वो लुई 18वां बने थे। कौन बने थे? लुई 18वां बने थे। देखिए, लुई 18वां बने थे। अब लुई 18वां जो था मेरे दोस्तों, ये लुई 18वां बेचारा बहुत सामंत दिमाग के थे, बहुत शांत अच्छे दिमाग के इंसान था लुई 18वां। लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी को, है ना, 2 जून 1814 ईस्वी को संविधान सुधारने की घोषणा भी किया था, है ना, संविधान सुधारने की घोषणा भी किया था। लेकिन बड़ा दुखद की बात है कि बेचारे को 1824 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1824 ईस्वी में लुई 18वां का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद यहाँ का एक राजा, घोर प्रतिक्रियावादी शासक राजा बना, जिसका नाम पड़ा चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो थे, चार्ल्स दसम जो था, चार्ल्स दसम, है ना, चार्ल्स दसम जो था बाबू, चार्ल्स दसम जो था, चार्ल्स दसम जो था, वो कहता था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करता हूँ। यह कथन किसने कहा? चार्ल्स दसम ने कहा। तो सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसने कहा कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करता हूँ, है ना, तो ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा। और ये कहा था कौन? चार्ल्स दसम ने। तो इसकी विचारों को बहुत सारा परिस्थितियों में इसकी विरोध हुई, बहुत ज्यादा इसका जनता विरोध किया, लेकिन विरोध का प्रवाह न करते हुए सन 1830 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री नियुक्ति कर दिया। किसको? पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कब? 1830 ईस्वी में। पोलिग्नेक ने तो भाई अपना नियम लगा दिया। पोलिग्नेक ने नियम क्या लगाया? लीवर से, है ना, पोलिग्नेक ने नियम लगाया कि मेरा नाम है पोलिग्नेक, पोलियो भी पिलाएंगे, नेट भी चलाएंगे, नीट नहीं लगेगा तो इंग्लैंडे तो भागाएंगे। ये विचार सोचने लगा। इसका विरोध हुआ जो ये मान लिया जाए कि 25 जुलाई 25 जुलाई
1830 ईस्वी को यह क्रांतियां शुरू हो गई और 25, 26, 27, 28 तक के मतलब 3 से 4 दिनों तक की क्रांतियां चली, जिसमें पोलिगनिक और चार्ल्स प्रथम का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वृद्ध लफायते 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 कर रहे थे, समझ गए, वृद्ध लफायते कर रहे थे। और यह कुश-तुनतुनिया के संधि के द्वारा, कुश-तुनतुनिया मतलब हमर कस द नथुनिया, कुश-तुनतुनिया कस द हमर नथुनिया के संधि के द्वारा बेचारे इन लोगों का पराजय होता है। अब यहाँ के चार्ल्स जो राजा थे, वो राजा बना कौन, तो ये तो 1800 क्रांति की बात आ गई। अब यहाँ से बात बनता है लुई फिलिप्स का। तब राजा बना कौन, लुई फिलिप्स बन गए, फिलिप्स। अब लुई फिलिप्स जब राजा बना बाबू, लुई फिलिप्स, तो लुई फिलिप्स बनने के बाद यह अपनी सामंतवाद का बहुत समर्थक थे, बहुत ही अच्छे विचार को प्रस्तुत किया। लेकिन लुई फिलिप्स ने कुछ ही वर्षों के बाद यह अपना प्रधानमंत्री, इस प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, यूनिटी को समाप्त कर दिया, मतलब लेकिन इसका विरोध में फिर कुछ दिनों के बाद होने लगा और विरोध का प्रवाह न करते हुए यह 1840 ईस्वी में गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया गिज्जो को। गिज्जो ने कहा मेरा नाम है गिज्जो, है ना, गिज्जो मेरा नाम है गिज्जो, मैं जनता को कन्हिचो खिलाऊंगा, अनिक नहीं लगेगा तो इंग्लैंड तो भगाऊंगा। ये विचार सोचने लगा कौन, गिज्जो। अब गिज्जो को शांत करने के लिए याद कीजिए सेंट साइमन, लुई ब्लॉ, ये सब जितने भी व्यक्ति थे वो मिल करके पहुंच गया जाता है कहाँ, थियर्स के पास। और थियर्स जो है उस समय पेरिस में था, कहाँ में था, पेरिस में था। अब पेरिस में पहुंचने के बाद ये शिकायतें की और थियर्स ने कहा कि मेरा नाम है थियर्स, मेरा नाम है थियर्स, मैं थ्रेसर से हूँ, मैं थ्रेसर में डालूंगा ना आगे से तो पेरा के निकलेगा भूसा, गिज्जो तू रहेगा तब नहीं जनता के कन्हिचो खिलाएगा। क्यों, क्योंकि थियर्स कहाँ के था, पेरिस में। और पेरिस में एक सुधार भोज का, पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन कराया गया, सुधार भोज का आयोजन करवाया गया 22 फरवरी, है ना, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को सुधार भोज का आयोजन होता है, सुधार भोज का, है ना, सुधार भोज का आयोजन होता है। और उसी सुधार भोज के आयोजन के तहत जो है इन सभी को नाम समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है, तो कहानी 1848 की क्रांति थी, है ना, एक क्रांति कौन थी, 1848 की। उसके बाद आता है मेजनी। मेजनी का जन्म हुआ, मेजनी का जो जन्म है, जोसेफ मेजनी जिनका पूरा नाम है, मेजनी का जो जन्म है वो मेजनी का जन्म होता है सन 1805 ईस्वी में और मर जाते हैं 1800, मृत्यु हो जाता है, मतलब जन्म जो होता है 1805 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो हो जाती है ना, मृत्यु जो हो जाती है वो कब होता है, 1872 ईस्वी में हो जाता है। मेजनी को इटली का पैगंबर कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है ना, और या इसी को मसीहा, माने इटली का मसीहा किसे कहा जाए तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था, है ना, यंग यूरोप और यंग इटली का गठन किया था सन 1834 और 31 में बर्न और मार्सेई में। लेकिन फिर भी इसकी पहचान कुछ नहीं था और पहचान न रहने के कारण अंततः इनकी क्रांतियां में क्या हो गई, हार हो गई, मतलब ये हार गए। तब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है काउंट, काउंट काबूर है ना, काउंट काबूर है। यही काउंट काबूर जो थे जिनका जन्म सन 1810 ईस्वी में हुआ था और मर गए थे बेचारे, मतलब इतना में जन्म हुआ और मृत्यु 1860 से 62 माना जाता है मृत्यु हुआ। यह जानते हैं विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में, विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में, इमैनुअल के नेतृत्व में सन 1850 ईस्वी में, सन 1850 ईस्वी में कुछ कृषि से संबंधित मंत्री बने और यह 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री भी बन गए, माने कृषि प्रधानमंत्री बन गए। और बनने के बाद यह किसानों को बहुत ही ज्यादा, है ना, किसान को बहुत ही ज्यादा आर्थिक सपोर्ट किया, माने मंत्री बने और किसानों को अधिक सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद, है ना, सपोर्ट करने के बाद जो है मेरे दोस्तों, ये जो है ये अंततः ये बेचारा डेथ कर गए। इसे इन्हीं इटली का कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है जी, ये सब बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछता है, कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है गैरी वाल्डी, है ना, गैरी वाल्डी जो है पेशे से नाविक थे, पेशे से क्या थे भाई, नाविक थे, है ना। इनका जन्म सन 1807 में हुआ था जन्म और सन 1882 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, है ना। इसे इन्हें इटली का तलवार कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इटली का तलवार कहा जाता है। यह अपने लाल कुर्ती नामक सिंबल को अपनाते हुए और यह इटली का संपूर्ण प्रक्रिया 1870 ईस्वी में सिडोवा के युद्ध के द्वारा यह इटली का कट दिया। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो इटली था वो कई खंडों में बटा हुआ था और सब पर अपना अपना एक विशेष राजा का आधिपत्य थी, उन सभी से आजाद कराया जिसका नाम था गैरिबाल्डी। अब क्या होता है कि इनको विक्टर इमैनुअल जो थे वो इन्होंने कहा कि इनकी राजा घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये राजा की गद्दी को निराधार करते हुए कहे कि नहीं, मैं
सेवक हूँ, सेवक ही बनकर रहना चाहता हूँ। इससे बुद्ध होकर लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत लाजपत राय ने, है ना, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने इनकी पूरी जीवनी और सिद्धांत लिख दिया। समझ गए? तो एक कहानी आपका रहा यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानियां रह गई, में जिसमें हम लोग तीनों व्यक्ति का नाम आप लोग को उल्लेख कर दिए। फिर जर्मनी का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण जो बिस्मार्क ने किया था, है ना, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण होता है, उससे थोड़ी सी हम अगली कहानी में पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में हम आप लोग को देंगे।